जी व्यूअर्स और लिसनर्स, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग देखें क्या है, इसकी रीज़न्स और काजेज़ क्या हैं और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आते हैं ग्लोबल वार्मिंग पे। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? द वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज़ ड्यू टू आवर इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। सिंपली जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है एक लिमिट से, वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर का हमारा टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होना चाहिए था, जो कि इस वक्त जो है अप्रोक्सीमेट 15 डिग्री सेल्सियस या 16 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। इनमें जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में मेजर रोल प्ले किया है वो हमारे सारी ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में वाटर वेपर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन मालिक्यूल्स हैं, ओजोन के मालिक्यूल हैं और नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं। दीज ऑल गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। इनको ग्रीन हाउस गैसेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सारी की सारी गैसेस की प्रॉपर्टी है कि ये हीट एब्जॉर्बर्स हैं। ये गैसेस नॉर्मली एयर का कंपोनेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लीस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है। और ज़्यादातर ये गैसेस पोल्यूटेंट्स के तौर पे एयर में ऐड हो जाते हैं। पोल्यूटेंट्स की रीज़न फिर बहुत सी हैं, वो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग है, सारी जो व्हीकल्स हैं वो सारी, ये इसके अलावा और बहुत सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से गैसेस सारी जो ग्रीन हाउस गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर हो जाती हैं। क्योंकि ये सारी की सारी हमारे एटमॉस्फेयर की जो फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे हम सब सर्वाइव करते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स। तो और ये हीट एब्जॉर्बर हैं। अब ये गैसेस करती क्या हैं? जब सनलाइट आती है तो सारे प्लांट्स और हमारी अर्थ जो है उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है जितनी रिक्वायर्ड होती हैं। जब ये लाइट रेज आ रही होती हैं तो उस वक्त ये सारी गैसेस उन लाइट रेज को पास होने देती हैं। लेकिन अर्थ जब उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और आफ्टर सम टाइम अर्थ जब एक्सेस हीट को री रेडिएट करती है, दोबारा रिलीज़ करती है रेडिएशंस को, हीट की रेडिएशंस को, तो हीट रेडिएशंस को ये गैसेस एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये सारी उन हीट रेज़ को जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से रिलीज़ हो जानी चाहिए थी, हमारे ट्रोपोस्फेयर की लेयर से बाहर चली जानी चाहिए थी, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यानी वो हीट एनर्जी जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से रिलीज़ हो जानी चाहिए थी, उस एनर्जी को, उस हीट रेज़ को हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती। अब सारी जो ये गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, उन हीट रेज़ को एब्जॉर्ब कर लेंगी तो इनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। ओवरऑल पूरे हमारे एटमॉस्फेयर की काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सारा हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि ओवरऑल पूरा जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता चलें, फिर आगे चलते हैं। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि हम रीज़न बन रही हैं पूरे हमारे अर्थ प्लेनेट पे ग्लोबल वार्मिंग की, यही ग्रीन हाउस गैसेस तकरीबन वेनस, मार्स और टाइटन में भी ऑब्ज़र्व की गई हैं। और अभी इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारे अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेट 15 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि बताया भी आपको। और ख़्याल ये किया जाता है कि अगर ये ग्रीन हाउसेस ना होती अर्थ के सरफेस पे तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होना था वो -18 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होना था अप्रोक्सीमेटली। अब आते हैं इनके इफ़ेक्ट्स पे। जब अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो इंक्रीज़ होने से फ्लडिंग अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा होती है डिफरेंट एरियाज़ में, वो भी आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा आगे चल के। उसके अलावा जो पोलर आइस कैप्स हैं वो सारे
अनएक्सपेक्टेडली हमारे ख्याल से ज़्यादा मेल्ट हो जाते हैं। सी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। सी लेवल इंक्रीज़ होने से पूरी दुनिया में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डिफरेंट कोस्टल एरियाज़ पे जो सिटीज़ हैं वो और कुछ सालों तक जो है ऐसा ऐसा उनका बहुत सारा एरिया अंडर सी हो जाएगा। और अगर इसी तरह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता चला गया तो हो सकता है कि और 30 40 50 ईयर्स तक कुछ जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो शायद दोबारा एग्जिस्ट ही ना करें, वो अंडर वाटर जा चुके होंगे। जी, इनमें इफ़ेक्ट्स में कुछ जो रीसेंट इंसिडेंट डिस्कस करें तो इसमें एक 2019 में साइक्लोन था अदई, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के रीजन में, और उसमें मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो होमलेस हो गए। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि इस एरिया में मैनी हंड्रेड्स ईयर्स तक जो है कोई भी साइक्लोन इस तरह का ऑब्ज़र्व किया ही नहीं गया था। तो अब ऑब्ज़र्व किया गया 2019 में। उससे आगे इफेक्ट चेक करें तो 2013, 2017 और 2019 में ईस्ट अफ्रीका में स्वेयर ड्राफ्ट जो है वो ऑब्ज़र्व किया गया, जिनमें इथोपिया, कीनिया, सोमालिया जो है, इनमें मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो उनको फूड अब अवेलेबल नहीं थी इन ईयर्स में ड्राफ्ट की वजह से। क्योंकि डेफिनेटली जब वाटर ही अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे कल्टीवेशन क्रॉप्स वगैरह पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग जो है उनका सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो गया था वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम एक चेक करें तो एग्जांपल वो 2020 में ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड फायर्स हैं। इसमें 10 मिलियन हेक्टर्स एरिया जो है फॉरेस्ट का बर्न हो गया सारा। 28 पीपल जो है तकरीबन अप्रोक्सीमेट उनकी डेथ हो गई, और मोर देन अ बिलियन जो है वहाँ पे एनिमल्स जो है वो डेड हो गए, जो फॉरेस्ट एनिमल्स थे। और ख़्याल ये किया जाता है कि बहुत सी स्पीशीज़ वहाँ पे ऐसी फॉरेस्ट जो है लाइफ में ख़त्म हो गई हैं, दोबारा शायद रिकवरी ना कभी कर सकें। इसके अलावा उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स जो है, जितना वो हैज़र्डियस स्मोक जो है वो प्रोड्यूस हुआ वहाँ पे, पीपल जो जितने भी लोग अफेक्ट हुए, ये सारी जो फॉरेस्ट फायर है ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। यानी बताने का पर्पज़ ये है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज़ होगा एटमॉस्फेयर का, तो किसी जगह पे बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड, किसी जगह पे बहुत लो टेम्परेचर रहेगा, किसी जगह पे रेंस बहुत ज़्यादा होंगी, किसी जगह बिल्कुल नहीं होंगी, किसी जगह पे मानसून एक्सटेंड कर जाता है सीज़न, किसी जगह पे मानसून होगा ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम इफेक्ट चेक करें अगर ग्लोबल वार्मिंग का, तो उनमें साउथ एशिया फ्लड्स हैं। ये रिसेंट जो 5 to 10 ईयर्स में डिफरेंट फ्लड्स आए हैं, जिनमें नेपाल में, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो है, ये भी अनएक्सपेक्टेड जो है मानसून सीज़न में जो रेनफॉल है वो इंक्रीज़ होने की वजह से है, जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ, लाइव्स का भी और फाइनेंशियली भी। इनके अलावा अगर हम जनरल इसके इफ़ेक्ट्स जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, कि हम साइंटिस्ट जो एक्सपेक्ट करते हैं, उनमें जो अर्थ की अपर फर्टाइल लेयर है वो दुनिया में कई जो एरियाज़ हैं वहाँ पे सारी डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं। जो एक्वेटिक लाइफ है वो सारी डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। जो फॉरेस्ट लाइफ है वो डिस्टर्ब कुछ कंट्रीज़ में हो चुकी है और कुछ फॉरेस्ट और कंट्रीज़ में एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा जो आइस कैप्स हैं, जो कि ख्याल ये किया जाता है कि जब से अर्थ है, कुछ एरियाज़ में जैसे अंटार्कटिका और कुछ एरियाज़ में वो कभी वो मेल्ट नहीं हुए थे, लेकिन अब ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि उनमें भी क्रैक्स आ रहे हैं और मेल्ट हो रहे हैं। और वहाँ पे सी लेवल इंक्रीज़ होने के साथ साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उन आइस कैप्स में ऐसे भी वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो सकते हैं जो बहुत सी नई डिजीज़ काज कर सकते हैं। वो क्योंकि जब से अर्थ बनी है वो फ्रोज़न थे, तो इस वजह से उनका इफ़ेक्ट सामने भी नहीं आया, क्योंकि फ्रोज़न फॉर्म में रिटार्ड हो चुके होते हैं। लेकिन जैसे वो मेल्ट होंगे और दोबारा वो मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो ख्याल ये किया जा रहा है कि जिसकी वजह से कई और अनएक्सपेक्टेड जो है नई डिजीज़ पैदा हो सकती हैं। ये कुछ जर्नल सारे
इफ़ेक्ट्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑब्ज़र्व किए गए हैं और किए जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड ये है। अब ये कि इस ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए या किया जा सकता है, उनमें साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि जितनी ज़्यादा फ़ॉरेस्टेशन की जाएगी, जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी, एक तो ओवरऑल जो ग्रीनरी जो है वो टेम्परेचर को, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को लो डाउन कर देते हैं। उसके अलावा जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है जो एयर में ग्लोबल वार्मिंग काज कर रही है, जो कि ख्याल यह कि होनी चाहिए थी 330 ppm पार्ट्स पर मिलियन, वो अब तकरीबन 400 ppm या पार्ट्स पर मिलियन हो चुकी है। तो प्लांट सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तकरीबन, या कर लेंगे अगर हम ग्रीनरी इंक्रीज़ कर दें। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग के डिक्रीज़ होने पे, और जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर है उसको नॉर्मल करने में। उसके अलावा जितना भी फ्यूल या फॉसल फ्यूल्स पूरी दुनिया में बर्न हो रहा है, उसकी कंजम्पशंस को थोड़ा मिनिमाइज़ किया जाए तो भी इफ़ेक्ट होगा। जी व्यूअर्स और लिसनर्स, ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो आपको डिस्क्राइब किए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, टेक केयर।